हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 113 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन रैडक्लिफ ब्राउन्स वर्क। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रैडक्लिफ ब्राउन के विचारों पर कौन से थिंकर्स और ट्रेडिशंस का प्रभाव था। हमें ये समझना है कि उनके फंक्शनलिस्ट अप्रोच और सोशल स्ट्रक्चर के स्टडी को कैसे इन आइडियाज ने शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। एल्फ्रेड रेजिनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन 1881 to 1955 एक ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। उनका मेन फोकस था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। उनकी सोच पर कई थिंकर्स जैसे डर्कहाइम, कॉम्ट और इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का प्रभाव था। इन इन्फ्लुएंसेस को समझना उनके थियोरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. इन्फ्लुएंस ऑफ एमील डर्कहाइम। रैडक्लिफ ब्राउन पर सबसे बड़ा प्रभाव था डर्कहाइम का। डर्कहाइम ने कहा था कि सोसाइटी एक रियलिटी है जो इंडिविजुअल से बड़ी होती है। ब्राउन ने डर्कहाइम के आइडियाज अडॉप्ट किए जिसमें इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी की सॉलिडारिटी और ऑर्डर बनाए रखते हैं। अपने किनशिप स्टडीज में उन्होंने दिखाया कि रिचुअल्स और कस्टम्स सोसाइटी को एक साथ जोड़ते हैं। डर्कहाइम के कलेक्टिव कॉन्शियंस के कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने किया जिसमें शेयर्ड वैल्यूज इंटीग्रेशन लाते हैं। 2. इन्फ्लुएंस ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट और पॉजिटिविज्म। कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाने पर जोर दिया। रैडक्लिफ ब्राउन ने इसी लाइन पर एंथ्रोपोलॉजी को एक नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी बनाने की बात की। उनका मानना था कि सोसाइटी को ऑब्जर्व, क्लासिफाई और जनरलाइज करके समझा जा सकता है। यह इन्फ्लुएंस उनकी मेथोडोलॉजी को साइंटिफिक बनाता है। 3. इन्फ्लुएंस ऑफ इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। मॉर्गन और टाइलर जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कल्चरल एवोल्यूशन के बारे में लिखते थे। ब्राउन ने यूनिलिनियर एवोल्यूशन को रिजेक्ट किया पर उनका कंपैरेटिव मेथड यूज किया। उन्होंने क्रॉस कल्चरल स्टडीज से किनशिप और इंस्टीट्यूशंस में पैटर्न्स ढूंढे लेकिन उन्हें उनके फंक्शनल रोल के कॉन्टेक्स्ट में समझाया। 4. इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंसेज और फिलॉसफी। बायोलॉजी के साइंटिफिक मेथड से ब्राउन बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा। हर इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गन की तरह है जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए फंक्शन करता है। स्पेंसर जैसे थिंकर से उन्होंने सिस्टम के इंटररिलेटेड पार्ट्स का आइडिया लिया लेकिन उनका फोकस था स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम, ना कि सिर्फ इवोल्यूशन। 5. फील्ड वर्क और एथनोग्राफी का असर। रैडक्लिफ ब्राउन ने अपने अंडमान आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के फील्ड वर्क से सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने थियरी को फील्ड डाटा के साथ लिंक किया। मैलिनोव्स्की से भी इन्फ्लुएंस मिला पर ब्राउन का फोकस था सोशल स्ट्रक्चर्स जबकि मैलिनोव्स्की ने इंडिविजुअल नीड्स पर ज्यादा ध्यान दिया। कंक्लूजन। तो समझने वाली बात यह है कि रैडक्लिफ ब्राउन की थिंकिंग पर डर्कहाइम, कॉम्ट, इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और नेचुरल साइंसेस का डीप इन्फ्लुएंस था। इन सब से उन्होंने अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बनाया जिसमें इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी के ऑर्डर और हार्मनी मेंटेन करने वाला माना गया। उनका काम एंथ्रोपोलॉजी को एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक डायरेक्शन देने में टर्निंग पॉइंट था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, डिस्कस टैलकट पार्सन्स अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें टैलकट पार्सन्स के सोशल एक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। इसमें उनकी वॉलंटरिस्टिक थियरी ऑफ एक्शन, वैल्यूज और नॉर्म्स का रोल और कैसे उन्होंने इंडिविजुअल एक्शंस को लार्जर सोशल सिस्टम से जोड़ा, ये सब बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टैलकट पार्सन्स 1902 to 1979 20वीं सेंचुरी के एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे। उनका मेन फोकस था समझ में एक्शन और स्ट्रक्चर के रिलेशन को एक्सप्लेन करना। उन्होंने जो थियरी दी यूज वॉलंटरिस्टिक थियरी ऑफ एक्शन कहा जाता है। यह थियरी ये बताती है कि इंसान के एक्शंस रैंडम नहीं होते बल्कि कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स और सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग गाइड होते हैं।
पार्सन्स का काम वेबर, डर्कहाइम और परेटो से इंस्पायर था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा फ्रेमवर्क बनाया जो बाद में फंक्शनलिज्म का बेस बना। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंसेस। वेबर से पार्सन्स ने सीखा कि हर एक्शन का एक सब्जेक्टिव मीनिंग होता है। डर्कहाइम से उन्होंने सोशल फैक्ट्स और कलेक्टिव नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट लिया। परेटो से उन्होंने इक्विलिब्रियम और बैलेंस का आइडिया अडॉप्ट किया। इन तीनों के आइडियाज को कंबाइन करके पार्सन्स ने अपना सोशल एक्शन का फ्रेमवर्क बनाया। 2. वॉलंटरिस्टिक थियरी ऑफ एक्शन। पार्सन्स के अकॉर्डिंग सोशल एक्शन एक यूनिट एक्ट होता है जिसमें एक्टर जो एक्शन करता है, एंड जो गोल अचीव करना है, मीन्स जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, कंडीशंस जो सिचुएशन को लिमिट करती है, नॉर्मेटिव वैल्यूज जो गाइड करते हैं कि एक्शन कैसे किया जाए। यह थियरी कहती है कि इंसान के एक्शंस ना तो फुली फ्री होते हैं और ना ही पूरी तरह डिटर्मिन्ड, बल्कि इंसान अपने कल्चर और नॉर्म्स के हिसाब से चॉइसेस बनाता है। 3. वैल्यूज, नॉर्म्स और सोशल सिस्टम का रोल। पार्सन्स ने कहा कि हर एक्शन को वैल्यूज और नॉर्म्स गाइड करते हैं। सोसाइटी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें इंडिविजुअल्स अपने गोल्स अचीव करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ता है तो उसका एक्शन उसके पर्सनल गोल के साथ साथ कल्चरल वैल्यू ऑफ अचीवमेंट और एजुकेशन के नॉर्म्स से गाइडेड होता है। उनकी बुक द सोशल सिस्टम 1951 में ये क्लियरली समझाया गया कि हर एक्शन एक बड़े सोशल सिस्टम का पार्ट होता है। 4. AGIL फ्रेमवर्क और फंक्शनलिज्म। पार्सन्स ने अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए AGIL स्कीमा दिया। A. एडेप्टेशन, एनवायरनमेंट से एडजस्ट करना। G. गोल अटेनमेंट, गोल्स सेट करके अचीव करना। I. इंटीग्रेशन, सोसाइटी में यूनिटी और बैलेंस मेंटेन करना। L. लेटेंसी, वैल्यूज और मोटिवेशन को प्रिजर्व करना। एग्जाम्पल, एक फैमिली में पेरेंट्स काम करते हैं। अडेप्टेशन, बच्चों की एजुकेशन प्लान करते हैं। गोल अटेनमेंट, फैमिली यूनिटी बनाए रखते हैं। इंटीग्रेशन, और वैल्यूज सिखाते हैं। लेटेंसी, ये दिखाता है कि हर इंडिविजुअल एक्शन एक बड़े सिस्टम के अंदर है समझा जा सकता है। कंक्लूजन, टैलकट पार्सन्स का सोशल एक्शन थियरी इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। यह थियरी बताती है कि इंसान अपनी मर्जी से चॉइसेस बनाता है, लेकिन उन चॉइसेस को हमेशा कल्चर और नॉर्म्स गाइड करते हैं। वेबर और डर्कहाइम के आइडियाज को कंबाइन करके पार्सन्स ने एक कंप्लीट मॉडल बनाया जो बाद में फंक्शनलिज्म की बेस बना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss Levi-Strauss theory of structuralism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की स्ट्रक्चरलिज्म थियरी समझनी है। इसमें हमें स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब, उसका मिथ्स और कल्चर में इस्तेमाल, बाइनरी ऑपोजिशंस का कॉन्सेप्ट और इसके फायदे और लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है सोसाइटी और कल्चर के नीचे 6 यूपीई स्ट्रक्चर्स को समझना। उनका मानना था कि इंसान का दिमाग चीजों को पैटर्न्स और ऑपोजिट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करता है, जो मिथ्स, किनशिप और कल्चर में दिखते हैं। इस आंसर में हम लेवी स्ट्रॉस की स्ट्रक्चरलिज्म थियरी, उसके एप्लीकेशंस और उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब। स्ट्रक्चरलिज्म एक अप्रोच है जिसका फोकस अनहिडन स्ट्रक्चर्स पर होता है जो ह्यूमन कल्चर को शेप करते हैं। जैसे लैंग्वेज के अपने रूल्स और ग्रामर होते हैं, वैसे हाई कल्चर के भी अपने हिडन रूल्स होते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने लिंग्विस्टिक्स, फर्डिनैंड द सॉशर के आइडियाज को एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाई करके दिखाया कि कल्चर एक लैंग्वेज सिस्टम की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, किनशिप रिलेशंस और मैरिज रूल्स अलग अलग सोसाइटीज में रिपीट होते हैं, जो एक डीपर स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। 2. बाइनरी ऑपोजिशंस इन ह्यूमन थॉट। लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि ह्यूमन माइंड ऑपोजिट्स के टर्म्स में सोचता है, जैसे लाइफ वर्सेस डेथ, नेचर वर्सेस कल्चर, मेल वर्सेस फीमेल, रॉ वर्सेस कुक्ड। ये ऑपोजिट्स मिथ्स और स्टोरीज में बार बार रिपीट होते हैं। सरफेस पे मिथ्स अलग लगते हैं, लेकिन डीपर लेवल पे उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। एग्जाम्पल, ज्यादातर मिथ्स में गुड वर्सेस इवल या ह्यूमन वर्सेस डिवाइन का स्ट्रगल होता है, जो बाइनरी ऑपोजिशंस को दिखाता है। 3. मिथ्स और कल्चर में स्ट्रक्चरलिज्म का एप्लीकेशन। लेवी स्ट्रॉस ने दिखाया कि मिथ्स एक तरह का सिंबॉलिक सॉल्यूशन होते हैं सोसाइटी के कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए। मिथ्स को माइथीम्स में तोड़कर उनके हिडन स्ट्रक्चर्स समझे जा सकते हैं,
जैसे लैंग्वेज के फोनीम्स होते हैं। मिथ्स का काम होता है कन्फ्लिक्ट्स और ऑपोजिशंस को बैलेंस करना। एग्जाम्पल, अपनी किताब माइथोलॉजी क्विज में उन्होंने साउथ अमेरिकन ट्राइब्स के मिथ्स का एनालिसिस किया और दिखाया कि कैसे रॉ वर्सेस कुक्ड फूड के थीम्स बार बार रिपीट होते हैं। 4. इंपॉर्टेंस और क्रिटिसिज्म। इंपॉर्टेंस। एंथ्रोपोलॉजी को एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच मिली। ह्यूमन थॉट के यूनिवर्सल पैटर्न समझाएं। सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर और फिलॉसफी में इसका असर पड़ा। क्रिटिसिज्म। बहुत एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स माना गया। हिस्टोरिकल और सोशल चेंज को इग्नोर करता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स जैसे डरिडा ने इसके रिजिड बाइनरी ऑपोजिशंस को चैलेंज किया। कंक्लूजन। लेवी स्ट्रॉस की स्ट्रक्चरलिज्म थियरी ने एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में एक नया डायरेक्शन दिया। इसने दिखाया कि मिथ्स और कल्चर के पीछे एक डीपर स्ट्रक्चर होता है जो ह्यूमन माइंड के पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, कुछ लोग इसे रिजिड और अहिस्टोरिकल मानते हैं, पर फिर भी स्ट्रक्चरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Examine G.H. Mead's interactivist theory with reference to mind, self and society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड की सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म थियरी समझनी है, जिसमें उन्होंने माइंड, सेल्फ और सोसाइटी के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन किया। हमें बताना है कि ये तीन कॉन्सेप्ट्स अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉर्ज हर्बर्ट मीड 1863 to 1931 को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का फाउंडर माना जाता है। उन्होंने ये कहा कि इंसान का माइंड और सेल्फ जन्म से फिक्स्ड नहीं होते, बल्कि सोशल इंटरैक्शन के प्रोसेस से डेवलप होते हैं। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज इनके डेवलपमेंट के मेन टूल्स हैं। मीड का थियरी बताता है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल एक दूसरे को शेप करते हैं। मेन बॉडी। 1. माइंड का कॉन्सेप्ट। मीड के अकॉर्डिंग माइंड एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है, बल्कि एक सोशल प्रोडक्ट है। माइंड लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के थ्रू बनता है। जब हम सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे वर्ड्स, गेस्चर्स, तो हम समझते हैं कि दूसरा क्या एक्सपेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, बच्चा प्लीज और थैंक यू बोलना सीखता है, जो सोसाइटी के मैनर्स और वैल्यूज से आता है। की पॉइंट। माइंड सोशल इंटरैक्शन से डेवलप होता है। 2. सेल्फ का कॉन्सेप्ट। सेल्फ भी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये तब डेवलप होता है जब इंसान अपने आप को दूसरे के नजरिए से देखना सीखता है। मीड ने सेल्फ के 2 पार्ट्स बताए। आई, इम्पल्सिव, स्पॉन्टेनियस पार्ट। मी, रिफ्लेक्टिव, सोशली शेप्ड पार्ट। एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्सा करना चाहता है, आई, लेकिन रुक जाता है क्योंकि समझता है लोग क्या सोचेंगे, मी, तो ये दोनों पार्ट्स काम करते हैं। की पॉइंट। सेल्फ रोल टेकिंग और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को समझने से बनता है। 3. सोसाइटी का रोल। सोसाइटी इंडिविजुअल से अलग नहीं है। सेल्फ और माइंड दोनों सोसाइटी के फ्रेमवर्क में बनते हैं। फैमिली, स्कूल और पीर ग्रुप जैसे इंस्टीट्यूशंस इंसान को रोल्स और नॉर्म्स सिखाते हैं। मीड का कहना है कि रोल टेकिंग प्रोसेस के थ्रू हम दूसरे के पोजीशन में सोचना सीखते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट क्लास के रूल्स फॉलो करता है सिर्फ पनिशमेंट के डर से नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट का रोल इंटरनलाइज करके। की पॉइंट। सोसाइटी हाई वो जगह है जहां सेल्फ और माइंड बनते हैं। 4. माइंड, सेल्फ और सोसाइटी का रिलेशन। मीड के हिसाब से ये तीन कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माइंड कम्युनिकेशन और थिंकिंग का बेस है। सेल्फ अपनी और दूसरों की रिफ्लेक्शन से बनता है। सोसाइटी उन दोनों के लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया एक मॉडर्न एग्जाम्पल है। लोग अपना ऑनलाइन सेल्फ बनाते हैं जो लाइक्स और कमेंट्स के फीडबैक से शेप होता है। की पॉइंट। इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस करते हैं। कंक्लूजन। मीड की इंटरैक्टिविस्ट थियरी बताती है कि माइंड, सेल्फ और सोसाइटी अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। माइंड कम्युनिकेशन के थ्रू बनता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू डेवलप होता है, और सोसाइटी इन दोनों का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। आज के जमाने में भी, जैसे सोशल मीडिया के एग्जाम्पल्स से, मीड की थियरी रेलेवेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।